नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए मैथमेटिक्स का यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूपी टेट के लिए सोच रहे हैं, चाहे प्राइमरी चाहे जूनियर, चाहे आप सी टेट के लिए सोच रहे हैं प्राइमरी या जूनियर, डी ट्रिपल एस बी के लिए सोच रहे हैं, केवीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, हर परीक्षाओं से रिलेटेड मैंने सवाल यहाँ पर रखा है। क्योंकि एग्जाम का बिहेवियर कैसा हो रहा है इसकी कोई जानकारी किसी को सही नहीं हो पा रही है। एक्चुअली कभी कभी प्राइमरी में जूनियर स्तर तक पूछा जा रहा है, कभी जूनियर में प्राइमरी स्तर तक पूछा जा रहा है। जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पार्ट है वही कंफ्यूज करता है। चाहे सीटेट का आप जूनियर दे रहे हैं और पता चलता है कि हम शिक्षण में उलझे रह जाते हैं 15 सवाल के चक्कर में, लेकिन ये 15 जो सब्जेक्टिव वाले पार्ट हैं वो 15 तो आप सीडीपी और तमाम चीजों की थिंकिंग बेस स्किल का उपयोग करते हुए कर लेते हैं, लेकिन इन 15 सवालों में हमेशा कंफ्यूजन आते हैं। तो इसलिए आपका ध्यान इधर अब इस तैयारी के पैटर्न पर होना चाहिए। मैं रेगुलर बिहाफ पर यह क्लासेस ले रहा हूं जिससे कि आपको कनेक्ट कर सकूं, आपको उन सारे सेगमेंट को टच करा सकूं जो आपकी एक्चुअल आवश्यकता है। सेशन को सभी लोग लाइक करते रहे, शेयर करते रहें और अगर अच्छा लगे तो अपने फीडबैक और सुझाव जरूर दिया करें। मैं अपने स्तर पर जो कुछ बेहतर हो सकता है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आइए सब लोग इस पूरे टीचिंग के पैटर्न के अंतर्गत इस सेशन को कंटिन्यू करिए। पहले महत्वपूर्ण सवाल से मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। एडवांस का सवाल है और एडवांस बीपीएससी में भी, सीटेट में भी और यूपी टेट के भी जूनियर हिस्से में। मतलब ये लगभग वो सवाल है जो आपको एलटी का अगर जीएस देना है जिसको, मतलब ये सवाल वैसे ही है जैसे कि एक्चुअली आपको जो है इन परीक्षाओं में फेस करने को मिलते हैं। कह रहा है जब हम त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं और ऊंचाई को आधा कर देते हैं तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह परिवर्तित हो जाता है। तो उस परिवर्तन को हमें कंसीडर करना है कि वह 4 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले एक बेलन को कंसीडर करो जो हमारे पास एक सिलेंडर का फॉर्म होता है। उस बेलन की जैसे अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे पहले बेलन देखिए आपके पास ये है, अगर आप बेलन को समझते हैं तो बेलन का यह स्ट्रक्चर है, करेक्ट। ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सी एस ए जिसे कहते हैं, एक्चुअली क्या होता है बताइए, इस बेस को छोड़ा जाता है। जो बाकी जो सेक्शन होता है जैसे हम पेन से जिसमें लिख रहे हैं, हालांकि यह पेन पूरी तरह से सिलेंडर नहीं है, बट अगर बेस को छोड़ करके इस पार्ट को जिसको मैं टच कर रहा हूं अगर इसको कवर करूं तो दिस इज कॉल्ड द वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस ए कहलाता है। इसे हम 2 पाई आर एच कहेंगे, करेक्ट है, 2 पाई आर एच कहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम इसमें परिवर्तन करेंगे और नया जनरेट करेंगे तो 2 पाई उसमें भी आएगा, इसलिए 2 पाई का कोई उपयोग मत करिए। आप चाहें तो देखिए, जब से हमारे पास इनिशियल आर था, इनिशियल एस था, आर एच है, 2 पाई से वैसे भी कैंसिल होना है। परिवर्तन में क्या होता है कि जो ऊंचाई, जो देखिए यहां पर त्रिज्या डबल होती है, त्रिज्या कितनी होती है 2r, ऊंचाई कह रहा है कि आधा होती है, h/2 होगी। अब इस हिसाब से जो परिवर्तन आएगा वो क्या हो जाएगा, आप देखिए पहले तो आर एच गया, तो यहां पर 2 से भी गया, यहां पर 1 से 1 रह गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो हमारी पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था वही अभी भी रह गया। जब आपने त्रिज्या को डबल किया उसी की तुलना में ऊंचाई को जब आधा ही कर दिया तो कोई परिवर्तन नहीं किया, डी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। इसमें टोटल सरफेस एरिया का भी फार्मूला याद रखिएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम का भी फार्मूला याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पर इसका आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से जो हमारी जरूरत होगी उसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके अरिथमेटिक का एक शानदार सवाल है। जितने लोग जूनियर कंसर्न्ड हैं, प्राइमरी में भी ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, प्राइमरी में भी सवाल बिल्कुल बन सकता है। कोई व्यक्ति 4 सही 1/6 मीटर पर सेकंड, बेसिकली स्पीड है जिसको गति कहते हैं, कि गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस स्पीड से जाता है और उस स्थान तक पुनः आता है इस स्पीड से। अब कह रहा है इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आपका घर है और आपका स्कूल है, ठीक। घर से स्कूल की दूरी, जैसे हम घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आने और जाने में दूरी क्या है बताइए, समान है, दूरी समान है। यदि जाते समय मेरी स्पीड a थी और आते समय मेरी स्पीड b है, तो हम अगर इस समय पूरे यात्रा की एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल पता करना चाहें, औसत चाल, तो हो जाता है ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी। ट्वाइस ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। हमारी जाते समय स्पीड क्या थी, 4 सही 1/6 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है। और आते समय हमारी स्पीड क्या थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी है कि एक तो मीटर पर सेकंड है, दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा है। उसका भी कन्वर्जन ध्यान देना होगा क्योंकि औसत जो चाल पूछ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, ये तो ऐसे रहने दीजिए, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होगा। आपको बता दूं, ये 4 छंगे 24 एक 25/6 है। इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर लाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5/18 से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं। 5×5 = 25 होता है, 6×3 = 18 होता है, तो 3×5 = 15। यह दरअसल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। जो पहली स्पीड आपको 4 सही 1/6 दिख रही है, दरअसल वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब एवरेज अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहें तो हमने लिखा ट्वाइस AB/A+B, तो 2 गुणे AB का मतलब 15 गुणे 12 कर दीजिए, बटे 15 + 12 कर दीजिए। करेक्ट है? यस। तो 15 बराबर में 180 दूना 360 है, बटा आपका 27 है। ठीक है, 9 त्रिक 27 है, 9 चौके 36 है, 40 हो गया। 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए डी विकल्प इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। औसत चाल है और आप में से जितने लोगों को डाउट है हमें कमेंट कर देना जरूर। ठीक है, बाकी कैसा लगा आप कंफर्म कर दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया ये भी मुझे अपडेट कर दीजिए। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 10 मीटर पर सेकंड की यात्रा करती है, तो ट्रेनों की चालों का अनुपात बताएं। भाई एक ट्रेन है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और दूसरी जाती है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। यहां किसी दूरी उरी की बात नहीं किया गया है। हमसे अगर सवाल थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहता तो कह देता कि एक निश्चित दूरी थी जिसको दोनों ट्रेनें तय कर रही थी, उनके द्वारा उस दूरी को तय करने में लगे समयों का अनुपात। कुछ इस प्रकार से सवाल को थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग बनाया जा सकता था। इसमें सवाल में कोई दम नहीं है, केवल और केवल अभी जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया उस कन्वर्जन को और अच्छे से समझ लीजिए। अगर कभी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये भी बता देता हूं। दरअसल 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। इसको अगर जब सरल करेंगे तो 5/18 आएगा। ऐसे मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 18/5 से। बात वही है, 18/5 मतलब सेम उल्टा का सिस्टम है। अब ये सवाल जो अपने पास है, अब या तो इसको मीटर पर सेकंड में लिखें या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में लिखें। कैसे भी कर ले, बस यूनिट एक जैसी कर ले, अपने आप रेशियो बन जाएगा। ये करना आसान है। अगर मीटर पर सेकंड में ला रहे हैं तो 18/5 करिए। 18/5, 5 दूना 10 होता है, 18 दूना 36 हो गया। अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और इधर 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से था। ये वाला जो स्पीड था ये पहले खत्म हुआ। ठीक है, 9 चौके 36 होता है और 9 चौके 36 होता है और 9×5 = 45 होता है। तो 5:4 उनकी स्पीड का रेशियो होगा, उनकी चालों का अनुपात होगा। समयों का अनुपात चालों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हमसे समयों का अनुपात पूछता तो उल्टा कर देते, 4:5 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए सही आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये आपका टाइम एंड वर्क का बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। ए है, बी है, सी है। किसी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ कार्य को करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग किससे हुई? बी और सी से, और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दोनों काम छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं। शेष काम को ए द्वारा पूरा किया जाता है। बचे काम को, कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, मतलब कुल कितना समय लगा। बढ़िया सवाल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए कर सकता है किसी काम को 10 दिन में पूरा, बी कर सकता है 12 दिन में पूरा, सी कर सकता है 15 दिन में पूरा। अब ऐसे में अगर मैं टोटल वर्क को प्लान करूं, पहले तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। ठीक, 10 छंगे 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ये इनकी क्या हो गई? क्षमताएं हो गई। ये इनकी क्षमताएं हो गई, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा टोटल वर्क है, समझ रहे हैं? ये टोटल वर्क है जो कितना है? 60 है। बहुत पूरी ध्यान समझिएगा। शुरुआत किसने किया? बी और सी ने किया। शुरुआत किसने किया? बी और सी ने किया। किस क्षमता से किया? 5 और 4 अर्थात 9 की क्षमता से किया। 9 की क्षमता से यह काम करता है और करना प्रारंभ करता है, करता रहता है। सुनते जाइएगा।
4 दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम किया तो मतलब 36 काम किया। अब 36 काम 9 दिनों में जब पूरा हो गया, 4 दिनों में जब पूरा हो गया, तो 24 काम अभी शेष है। अब कह रहा है बी और सी ने काम करना बंद कर दिया, तो बचे काम को ए करेगा। ए कितने दिन में कर पाएगा, क्योंकि एक दिन में 6 काम करता है, यह 24 काम को पूरा करने में 4 दिन का वक्त लगाएगा। शुरू में 4 दिन लगा था, फिर 4 दिन लगा, इस हिसाब से पूरे कार्य को समाप्त होने में 8 दिन का वक्त लग जाएगा। बी विकल्प, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन रहा है, करेक्ट आंसर बन रहा है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, ये बेसिकली जूनियर की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको एलटीजीएस देना है, जिनको बीपीएससी का जूनियर देना है, जिनको सीटेट का जूनियर देना है, जिनको यूपी टेट का जूनियर देना है, उनके लिए है। प्राइमरी में यह सवाल नहीं आएगा। प्राइमरी में अगर त्रिकोणमिति आया भी तो बहुत ही बेसिक आएगा। इसमें त्रिकोणमिति जो स्तरीय पढ़ते हैं उनकी सवाल की वैल्यू है, आप देख लो, फिलहाल कर लीजिए। साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, करेक्ट है, यस। अब आप इसको पहले समझ लीजिए, ये दरअसल इसको आप ए माने, इसको बी माने, इसको इन्होंने भी ए माना, इसको इन्होंने भी बी माना, करेक्ट है। नियम पहले जान लीजिए, साइन ए प्लस बी, कितने लोगों को क्लियर है, कंफर्म करिए। साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। इसको फॉलो करिए, मतलब चीजों को समझिए, ऐसे इसको ध्यान दीजिए जैसे कि स्पष्ट हो जाए, इसमें दिक्कत ना होने पाए। जैसे जैसे कहा यहाँ पर cos 2 थीटा भैया ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से अगर हमने लिखा cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 cos a माइनस बी बाई 2। अगर हम cos की बात कर रहे हैं, cos के हिसाब से चल रहे हैं, और ध्यान से चीजों को समझिएगा जिससे दिक्कत किसी भी हालत पर ना होने पाए और आपको चीजें समझ में आए। जैसे हमने आपको लिख करके दिया साइन ए प्लस बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसी प्रकार से अगर हम लोग कॉस की भी तरफ चलें तो थोड़ा सा यहाँ चेंज आपको करना पड़ेगा। क्या, इसमें लिखना होगा 2, जैसे साइन लिखा ना, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, उल्टा हो जाता, बस इतना सा ही फर्क होता है। और आपने ए को 4 थीटा और बी को क्या माना है, साइन 2 थीटा माना है, तो उस हिसाब से अगर हम इसको प्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2, समझ रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा से 2 थीटा निकलेगा 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2, नीचे चले गए, यहां लिखिए 2 cos 4 थीटा 2 थीटा, ये भी 6 थीटा बाई 2, ठीक। और यहां क्या हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं, यहां पे हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 ना, 2 थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा समझिएगा। ये तो आपका हो गया 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाता है साइन 3 थीटा ऊपर वाला, और ये हो जाएगा cos 3 थीटा साइन 3 थीटा cos 3 थीटा। अगर हम इसको प्रॉपर सेट करते हैं तो यह मान आपका क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा आपके सामने कहां पर है, पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोग इस सवाल के लिए tan 3 थीटा ऑप्शन नंबर ए नोट कर सकते हैं, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, और आशा करता हूं सबको यह सवाल पैटर्न समझ में, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो बेसिक अप्रोच है इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए, और आशा करता हूं सबको है, ठीक। चलिए, एक हमारे पास इस तरह के एलटीजीएस का सवाल है। तालिका में दिए गए आंकड़ों का औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या। आप इसको औसत भी ना कंसीडर करें, इसको आप माध्य, समांतर माध्य जिसे हम लोग कहते हैं, वो सब कंसीडर करें, बात वही है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और उनकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, तो रूल होता है अगर माध्य का सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ, केवल कंफ्यूज करने के लिए उसने औसत लिख दिया, बात वही है। ऐसे में अगर हम एफ एक्स करेंगे, अर्थात इसको एक्स और इसे एफ, तो 25 छक्के 150 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, 40 पंचे 200 हो गया, 35 दूना 70 हो गया, ठीक है, 12 चौके 48 हो गया, 26 छक्के 6 छाके 36, 6 दूना 12 1 13, 136 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख दिए, ये हो गया सब एफ एक्स। अब आप इसको ऐड कर लीजिए सबको, जोड़िए कितना आता है, सब कुछ प्रॉपर जोड़िए, और संख्या मतलब जो यहाँ पर हमारे पास
जो मतलब एक प्रकार से जैसे किसको ऐड, मतलब कि यहाँ पर क्या लेना होता है, आवृत्ति मतलब कोई मान कितनी बार अकर्ड हो रही आ रही है। तो बारंबारताओं का योग बताएगा टोटल कितने पद हैं। सबसे पहले इनको जोड़िए, इनको ऐड करिए, देखिए कितना आता है। 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 9 24, 5 29 की 9 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 694 हो गया। बारंबारताओं का योग देखिए कितना होता है, 25 35 ऐसे जोड़िए, 5 5 10 2 12 6 18 की 8 हासिल 1, 3 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 3 14 2 16, 168। यहाँ पर 168 से इसको भाग कर दीजिए। अब 168 से जब भाग करेंगे तो बार देखिए कितना बार जा रहा है, उसी से कंफर्म हो जाएगा। जैसे 16 पंचे 80, 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 4 बार से शुरू के 16 चौके 64, 16 चौके 64, मैंने 168 से, ठीक है, 168 से कितने को भाग कर दिया बताइए, 694 को। 4 बार ले जाइए, 4 8 32, 4 6 24, 24 3 27, 4 1 के 4, 4 2 6, ठीक है। 4 पॉइंट के साथ एक ही विकल्प है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। हमारा रूल देखिए ये है, ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स, अर्थात मान को बारंबारता से गुणा कर लीजिए, सभी बारंबारताओं के योग से इसको भाग कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। छठा सवाल, 7वें पर आ जाइए। एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन, जैसे समबाहु त्रिभुज वर्ग, ये सब समबाहुभुज होते हैं, कि एक शीर्ष पर अंतः और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 144 है। देखिए कोई समबाहुभुज है, कोई समबाहुभुज है जिसमें अगर अंतः, अंतः को अगर x ले लीजिए, इसको हम जैसे यहां पर मेंशन कर देते हैं, पहले अंतः मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे अगर आप समबाहु त्रिभुज नोटिस कर लीजिए, एक से समझ में आ जाएगा। अगर इसका अंतः कोण 60 है तो बाह्य कोण 120 है, ऐसे समझिए, ठीक है। अगर हमने कहा अंतः कोण को x मान लीजिए और बाह्य कोण को y मान लीजिए। हाँ, ये बात तो सत्य है कि अगर वह समबाहुभुज है तो प्रत्येक अंतः बराबर होंगे और प्रत्येक बाह्य भी बराबर होंगे। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः तथा बाह्य कोणों का अंतर अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझे कोई जानकारी नहीं है, 144 है। एक बात तो रूल के माध्यम से आपको बता दूं कि कोई भी बहुभुज होगा उसके प्रत्येक अंतः, जैसे इसी में देखिए दोनों जुड़कर क्या है 180, ऐसे सब में होगा प्रत्येक अंतः प्रत्येक बाह्य का योग हमेशा होता है 180, अर्थात x प्लस वाई कितना लिख दीजिए 180। अब हमसे पूछा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अब इसमें कौन बाह्य है कौन अंतः है मुझे जानकारी नहीं है, मतलब कौन है कितना कैसे कंफर्म कर पाऊंगे, थोड़ी लिखा है कि अंतः ज्यादा है बाह्य कम है। हाँ, इतना जरूर कर दो कि इनकी वैल्यू निकाल दो, जैसे कुछ भी एक की वैल्यू निकाल दे, जैसे कटा तो 2x बराबर, ये 4 करिए 8 4 12, 1 1 2 1 3 है, x बराबर 2 1 के 2, 2 6 12, 2 162 है। अब 162 क्या है, 162 अंतः है कि बाह्य है मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि अगर यह अंतः है तो बाह्य कितना हो जाएगा, 180 से हमने 162 को घटा दिया, तो 10 से 2 8 होता है, 18 हो गया, करेक्ट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक नियम होता है कि अगर हमें बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 से हम प्रत्येक बाह्य 360 को प्रत्येक बाह्य कोण से हम भाग दे देते हैं, आ जाती है भुजाओं की संख्या, ठीक है। 360 बटे x डिग्री कर दीजिए, अर्थात मैं लिख दूं 360 बटा 18, 18 दूना 36, तो यहां पर हम समझ गए कि जो है 20 यहां पर भुजा होंगी, 20 भुजा, और यही इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। 162 को हम प्रत्येक बाह्य नहीं मान सकते भाई, कभी ऐसा सवाल बन भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ये मत भी, इस पर भी मत रहिए कि यही बाह्य है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह भी बाह्य हो सकता है, क्योंकि कुछ कहा थोड़ी है किसी के बारे में, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी कोई जानकारी नहीं। फिलहाल सेट ऐसे हुआ कि 18 से ही भाग देने पर आएगा, 162 से भाग दीजिए सेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये है आपका एकदम जूनियर का सवाल है, ये भी आप अगर देखेंगे तो अल्फा बीटा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मतलब अल्फा बीटा एक्चुअली देखा जाए तो इस द्विघात समीकरण के मूल है, क्या है मूल है, तो अल्फा अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपान अल्फा स्क्वायर का मान बताइए। किसी भी द्विघात समीकरण की बात करिए, किसी भी द्विघात समीकरण की, जो कि अगर द्विघात समीकरण है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में। ये कोई द्विघात समीकरण का प्रेजेंटेशन है। इनके मूल अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है।
इस तरह से अगर मेरा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो ए का मान आपको यहां दिख रहा है 1, बी का मान -1 और सी का मान भी 1 है। इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो -1 बाई -1 तो +1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये भी 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि देखो ए का मान 1 है, बी का मान -1 है, सी का मान 1 है, तो आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1 तो +1/1, अल्फा अब इंटू बीटा करिए तब भी 1/1। आइए जो कह रहा है उसको फॉलो करिए। जैसे उसका कहना है कि हमको जो है, ध्यान से देखिएगा, हमको जो है जैसे अगर सोचा जाए ना, तो आइए मैं समझाता हूं पहले ऐसे ही। कहा है अल्फा अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपान अल्फा स्क्वायर। ठीक, इस हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं तो ऊपर जाएगा तो अल्फा क्यूब होगा प्लस बीटा क्यूब होगा अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सही है ना, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वही तो होगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला पता ही होगा आप लोगों को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। आपको सब पता है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो यहां अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वो भी सही। एक चीज नहीं पता जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, बाकी टेंशन नहीं है। यहां से कर सकते हैं, जैसे हम सबको अल्फा प्लस बीटा पता है, बोलिए कितना 1, अल्फा इंटू बीटा पता है वो भी 1। ठीक, अगर मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका 1 होगा। अल्फा बीटा का मान अगर 2 है 1 है तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 से 1 घटेगा तो -1 होगा। कितना होगा? -1। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान आपके सामने 1 आया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, और यहां क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 और -1 अपान 1, जिसका मतलब है -2 होगा। रिजल्ट आपके सामने सी विकल्प होगा। ठीक है, सी विकल्प होगा, आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये सीटेट का एकदम महत्वपूर्ण सवाल है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिका में क्या अंतर है? किसके किसके बीच पूछ रहा है? माध्य माध्यिका का अंतर पूछ रहा है, माध्य डिफरेंस माध्यिका का अंतर पूछ रहा है, जबकि यहां पर हमारे पास प्रेक्षण दे रखा है। अब हम एक काम पहले कर ले, माध्यिका निकालने के लिए सबको अरेंज करना पड़ता है। माध्य का मतलब तो चलो ठीक है कि योग बटा संख्या, मतलब कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, सबको जोड़ना है, संख्या से भाग करना है, वो आसान है, ऐसी बात नहीं कि बहुत टफ है, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए पहले तो गिन लीजिए हमारे पास कितने पद हैं, फिर हम करते हैं। पहले माध्यिका पर ही ध्यान देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो छठवीं और सातवीं वैल्यू 12/2 करिए, छठवीं और सातवीं वैल्यू का आधा बटा 2 कर दीजिए, माना जाएगा। लेकिन उसके लिए छोटे से बड़े में जाना होगा, तो छोटे से बड़े में जाते हुए छठवीं वैल्यू जब ढूंढने गए तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले 1.5 दो बार है, सबसे छोटे में अगर देखा जाए 1.5 है, फिर 1.5 है। यहां ए गया, नहीं इसके पहले आपको 1 लेना, चलिए यहां लिख देता हूं। सबसे पहले 1 है ये, नहीं 1 नहीं भाई, 1 नहीं है, ये 10.1 है ना। सबसे पहले 1.5 है, फिर 1.5 है। ठीक, 1.5 गया, 1.5 गया, फिर 1.5 गया, करेक्ट है। इसके बाद फिर क्या नंबर आया? आगे बढ़िए, 2.3 है, 2.2 है ना, तो 2.2 ले लीजिए, 2.2 कर दिया, फिर 2.3 कर दिया, 4 वैल्यू हो गई। कहां गया 2.3? फिर कौन है, फिर कौन है बताएं? फिर है 4.5 ना, 4.5 दो बार है क्या? 4.1 है, 4.5 है, तो ये पांचवी वैल्यू हो गई, छठी आ चुकी है ना हमारे पास, 2 2 4 2 6, छठी आ चुकी 4.5। अब 4.1 भी चला गया, 4.5 भी चला गया। अब इसके बाद अगर नंबर की बात किया जाए तो 5.5, 5 पॉइंट कितना आएगा? 5, तो 5.5 आएगा। तो फिलहाल हम छठवीं सातवीं वैल्यू से माध्यिका निकाल सकते हैं, जोड़कर आधा करिए, तो 10/2 5 हो गई माध्यिका। माध्यिका कन्फर्म में 5। अब ले देकर बचा है माध्य, एक चीज तो तय हो गया, 5 घटेगा। चलिए फिलहाल अभी पूरा करिए। सबसे पहले जोड़ते हैं, मैं जोड़ने का तरीका बताता हूं। ठीक, सबसे पहले पूर्णांक जोड़िए, 6 2 8, 8 4 12,
12 1 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 5 29, 29 2 31, 31 1 32, 32 5 37, 37 10 47, 47 9 47 9 47 9 53 होता है, नहीं 47 9 63 अरे 47 9 56 होता है, 9 9 7 16 होता है भाई, 56 होता है। हम कह रहे कहाँ से क्या हो रहा है। चलो डेसिमल की जोड़ते हैं। 6 5 2 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 5 33, 33 5 38, 1 39, 1 40, 40 का मतलब एग्जैक्टली 4, 40 4.0 होगा, एग्जैक्टली 4 मतलब एक तरह से 60 हो गया बटा टोटल वैल्यू 12 थी, 12 पंचे 60, तो माध्य भी 5 है, माध्यिका भी 5 है, तो अंतर इनका 0 आ गया। पहला विकल्प राइट सोल्यूशन है। ठीक, तो माध्य माध्यिका दोनों सेम है, तो अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम सवाल। प्रोबेबिलिटी तो सबका हिस्सा है, प्राइमरी से लेकर जूनियर तक स्तर चेंज होता है। 52 पत्तों की गड्डी है, ताश की गड्डी, ठीक है। एक पत्ता यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, खींच के निकाला गया, और इसकी प्रायिकता क्या है कि वह ना तो पान का पत्ता हो और ना ही बादशाह हो, ना तो पान का पत्ता हो ना ही बादशाह हो। आप पूरी बात को सुनिएगा। 52 तो पत्ते होते हैं, ठीक, 52 पत्ते होते हैं। 52 को दो हिस्सों में बांटा जाता है, 26 और 26। 26 ब्लैक होता है, 26 आपका क्या होता है, रेड होता है। 26 को भी 13 13 में बांटा जाता है, 13 13 में, इसको भी 13 13 में। अब इस 13 में एक 13 जो होता है वो आपका पान होता है, जिस पान की बात आप कर रहे हैं। और जो बादशाह कह रहा है, बादशाह सब में होता है, इसमें भी किंग है, ध्यान से देखना, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें जिसमें आपने लिया उसमें भी किंग है। तो अगर इसका 13 ले लें तो 3 और ले लीजिए, तो ये आपका जो है पान और बादशाह खत्म हो गया। तो 13 3 अगर देखा जाए तो 16, जिसकी बात आप कह रहे हैं वह ना तो पान हो ना तो बादशाह हो, तो यह संख्या टोटल 16 है। तो इन 16 को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम प्रायिकता कहते हैं, जिसको प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता हमेशा n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s होती है। हमारे फेवर में कौन कौन है, इन 16 को छोड़कर कोई भी है। तो 16 को अगर मैं 52 से निकाल देता हूं तो 12 से 6 6 और 4 से 1 2 होता है, 4 से 1 आपका 3 36 हो गया, और टोटल कितने हैं, 52 है, ठीक है। 9, अब देखिए 9 चौके 36 है, 9 13 12, 9 से, अरे सॉरी यार देखो, 4 9 36 है, 4 9 36 है, और 4 13 12 52 है, तो 9/13 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हमसे कहता है या तो पान की पत्ता हो या तो बादशाह है, तो 13/52 होता है, 16/52 होता है, क्योंकि किंग पूरा पान 13 है, बादशाह सब में एक एक रहेगा, तो 3 तो एक्स्ट्रा है, एक इसके पास था जिसको हम जोड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उस हिसाब से टोटल अपने पास 13 3 16। अगर पान का पत्ता और बादशाह ले रहे हैं तो सबको 16 को हम हटा के छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो 16 को हटाया तो 36 आया, 36/52 कर दीजिए, अपने आप कंफर्म हो गया। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। सब लोग कंफर्म नोट करिए, समझिए, बताइए, डाउट हो तो लिखिए, कमेंट करिए। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इतना ही मेरे लिए, बाकी सब आपके लिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।